दोस्तों, आज आप सबों के बीच एक और बायोलॉजी की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे आप लोग जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होते हैं, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जिसे हिंदी में जनन कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी इस जनन के बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। तो आइए आज हम इस जनन के बारे में आप सबों को बेहतर से बेहतर भाषाओं में प्रस्तुत करेंगे। ओके, तो आइए समझते हैं जनन क्या होता है। जनन का मतलब है, सामान्य रूप से समझें तो जनन का मतलब होता है अपने समान संतान उत्पत्ति करने की क्रिया जनन कहलाती है। जनन क्या होता है? तो अपने समान संतान उत्पत्ति करने की क्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। तो जनन का मतलब आपने देखा कि अपने समान संतान उत्पत्ति करना, यानी इस पृथ्वी पर कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो कि अपना अस्तित्व बरकरार नहीं रखना चाहता है। ठीक है, तो अपना अस्तित्व बरकरार रखने के लिए सभी जीवों को कौन सी विधि अपनानी पड़ती है? जनन की विधि अपनानी पड़ती है। तो इस जनन में कैसे संतान की उत्पत्ति की जाती है? तो संतान की उत्पत्ति करने के लिए सबसे पहले जनन के लिए लिंग की आवश्यकता होती है। जब इस पर चर्चा चलने लगी तो कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा इस पर सवाल खड़ा किया गया। सवाल खड़ा ये किया गया कि क्या इस पृथ्वी पर जितने भी जीव अपने समान संतान उत्पत्ति करते हैं, क्या सभी के पास लिंग उपस्थित है? तो जी नहीं। प्रश्न यहाँ पे खड़ा हुआ लेकिन इसका जवाब नहीं निकला, क्योंकि कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जिनके पास लिंग उपस्थित नहीं था। जिनके पास लिंग उपस्थित नहीं था तो क्या वो अपने समान संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं? तो वो भी जीव अपने समान संतान की उत्पत्ति करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? तो काफी ज्यादा सवाल जवाब होने के बाद वैज्ञानिकों ने इस जनन की विधि को बताया कि जनन जो होता है, जनन कितने चरण में पूर्ण होता है। तो जनन जो होता है, जनन 2 चरण में पूर्ण होता है। एक हुआ लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, ठीक है। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्यों बना? तो प्रश्न खड़ा हुआ यही कि लिंग के द्वारा संतान की उत्पत्ति तो हम करते हैं, तो क्या इस पृथ्वी पर सभी जीवों के पास लिंग उपस्थित नहीं है? यदि है तो क्या सभी जीव लिंग के माध्यम से ही अपने संतान उत्पत्ति करेंगे? यदि जिसके पास नहीं है तो वो किस विधि द्वारा जन्म संतान को देंगे? तो जिसके पास लिंग उपस्थित नहीं था तो उनके लिए कौन सी विधि अपना दी गई? अलैंगिक। और जिनके द्वारा लिंग उपस्थित था उसके लिए लैंगिक जनन बना दी गई। ठीक है, तो इस लैंगिक और अलैंगिक में काफी ज्यादा कंफ्यूजन चलते रहता है। तो आइए इसको एक चार्ट के माध्यम से हम समझाते हैं। तो सभी अब आप लैंगिक जनन के बारे में इतना जान चुके हैं कि लैंगिक जनन के लिए क्या अनिवार्य है? लिंग अनिवार्य है। तो जब इसमें एक दूसरे से कंपेयर किया जाएगा तो अभी बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, 12th और 10th दोनों का। तो विशेष तौर पे ये लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों में काफी ज्यादा अंतर पूछता है। तो जो इस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे, उस चार्ट के माध्यम से आप लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन काफी अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। लेकिन शर्त यही है कि आपको अच्छे तरह से इस वीडियो को देखना होगा। तो आइए देखते हैं हम लैंगिक जनन
और अलैंगिक जनन की विधि कैसे पूर्ण होती है। ठीक, तो इसको इरेज करके और आगे आपको बता रहे हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। ध्यान दीजिएगा बाबू, लैंगिक चरण एक तरफ अलैंगिक चरण। अलैंगिक चरण ध्यान दीजिएगा बाबू। देखिए अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि लैंगिक चरण के लिए क्या अनिवार्य है, लिंग अनिवार्य है, और अलैंगिक चरण के लिए लिंग अनिवार्य नहीं है। इनमें लिंग क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इनमें लिंग अनुपस्थित होते हैं। अब इसके बाद इतना तो समझ गए कि लैंगिक जनन के लिए लिंग चाहिए, अलैंगिक जनन के लिए लिंग नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस लैंगिक जनन को आप सभी मनुष्य के उत्पत्ति के बारे में सभी लोग जानते हैं, तो उस पर बताना थोड़ा सा आसान होगा, इसलिए बता रहे हैं लैंगिक जनन को मनुष्य को ही उदाहरण लेकर के। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, लैंगिक जनन जब मनुष्य में भी होती है तो आप सभी जानते हैं कि लैंगिक जनन के लिए 2 जनक की आवश्यकता होती है। 2 जनक की आवश्यकता होती है। इसमें किसी भी एक नर हो या मादा, किसी भी एक जनक की आवश्यकता होती है। इसमें नर अपने ही शरीर से और मादा अपने ही शरीर से संतान उत्पत्ति कर लेते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में जो 2 जनक की आवश्यकता होती है, उसमें भी ध्यान देने योग्य बात है, ये 2 जनक जो होंगे यह दोनों विपरीत लिंग वाले होने चाहिए। विपरीत लिंग वाले होने चाहिए। तो क्या बोल सकते हैं आप, 2 विपरीत लिंग वाले जनक की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें कोई एक जनक अपने समान संतान की उत्पत्ति कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मनुष्य पे उदाहरण लेकर के हम बता रहे हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारी जो इस पृथ्वी पे जन्म हुई है कैसे हुई है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों के भी कोई ना कोई माता पिता है। तो माता को बायोलॉजी में मादा कह दिया गया और पिताजी को बायोलॉजी में नर कह दिया गया। तो मनुष्य के नर और मादा पे हम उदाहरण लिए हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, तो मनुष्य है तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। गुणसूत्र की चर्चा क्यों की है, ध्यान दे दीजिएगा बाबू इधर थोड़ा सा। गुणसूत्र की चर्चा इसलिए किया है कि जो हमारा गुणसूत्र है, जितने भी लक्षण है, जितने भी हमारे शरीर के अंदर गुण है, समस्त के समस्त लक्षण इसी गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। और यही गुणसूत्र हमारे द्वारा उत्पन्न संतान में हमारे लक्षणों को लेकर के जाता है। इसीलिए इस गुणसूत्र की यहाँ पे चर्चा की गई है। तो ध्यान दीजिए, जब नर और मादा दोनों अपने समान संतान उत्पत्ति करने योग्य हो जाते हैं, तो नर के भी शरीर से और मादा के भी शरीर से, दोनों के शरीर से एक लैंगिक अंग में कोशिका उपस्थित होती है, जिसे जरण कोशिका बोलते हैं। उस जरण कोशिका से संतान को जन्म देने वाली एक अन्य कोशिका बनती है, जिसे युग्मक कहते हैं। जिसे युग्मक कहते हैं, ये दोनों युग्मक हैं। तो जो नर की जरण कोशिका से जो युग्मक बनता है उसे बाबू नर युग्मक कहते हैं, और जो मादा के शरीर से बनता है वह मादा युग्मक कहलाता है। वह क्या कहलाता है, मादा युग्मक कहलाता है। ध्यान दीजिए, अब यही नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं तो संतान की उत्पत्ति होती है। ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या बहुत ही जटिल प्रश्न खड़ा होता है। ये नर युग्मक और मादा युग्मक है, तो नर युग्मक को मनुष्य में शुक्राणु कहते हैं।
मनुष्य में नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। मनुष्य में मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। ओके, तो ये शुक्राणु और अंडाणु के आपस में मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, और यही युग्मनज विकसित होकर के भ्रूण बनता है और भ्रूण विकसित होकर के शिशु का निर्माण कर लेता है। लेकिन अभी युग्मनज बना कैसे? युग्मनज बनने से पहले शुक्राणु बनेगा, अंडाणु बनेगा। ठीक है, तो इस दोनों के बनने की प्रक्रिया अभी बाकी है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, इधर शुक्राणु कैसे बनेंगे और अंडाणु कैसे बनेंगे। तो मनुष्य के नर के द्वारा जब शुक्राणु का निर्माण होता है तो इनके जनन कोशिका में एक विभाजन होती है जिसे अर्धसूत्रीय विभाजन कहते हैं, जिसे अर्धसूत्रीय विभाजन कहते हैं। दोनों में, नर और मादा दोनों में अर्धसूत्रीय विभाजन होती है। अर्धसूत्रीय विभाजन होने से ये फायदा होता है कि अर्धसूत्रीय विभाजन से नर की कोशिका में जितना गुणसूत्र होता है उसकी आधी गुणसूत्र उनके युग्मक में जाते हैं। यानी कितना आएंगे यहाँ पे? 23 है। और यहाँ पे भी जब अर्धसूत्रीय विभाजन हो रहा है तो 23 है। ठीक है, अब ये 23 आपस में मिलते हैं तो 23 + 23 = 46 है। अब ये 46 मिल जाते हैं तो आपको पता चल गया कि नर में भी 46 और मादा में भी 46 है। यानी कोई ना कोई हो सकता है, या तो नर होगा और नहीं तो मादा होगा। मनुष्य है, लेकिन यही थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं। अर्धसूत्रीय और समसूत्रीय थोड़ा सा विभाजन समझ लीजिएगा बाबू। अर्धसूत्रीय विभाजन की 2 शर्त होती है। किसी भी कोशिका में जब अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो जैसे कि ये कोशिका हो गई, जब इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन हो रहा है तो 4 कोशिका का निर्माण होगा। 4 कोशिका का निर्माण होगा, ये पहला शर्त है। दूसरा शर्त है कि यदि इस कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन हो रहा है तो मातृ कोशिका में जितना गुणसूत्र होगा उसकी आधी गुणसूत्र, उसकी आधी गुणसूत्र उनके पुत्री कोशिका में जाएंगी। यानी जो नई कोशिका बनी है उसमें पुत्री कोशिका में जाएंगी। यानी इसमें 46 है तो कितना जा सकता है पुत्री कोशिका में? 23 जा सकता है। ये अर्धसूत्रीय विभाजन के शर्त हैं। समसूत्रीय विभाजन के भी 2 शर्त होते हैं। जब किसी कोशिका में समसूत्रीय विभाजन हो रहा है तो पहला शर्त कि यदि समसूत्रीय विभाजन हुआ तो एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। जब समसूत्रीय विभाजन हो रहा है किसी कोशिका में, मान लीजिए इसमें 46 है, तो पुत्री कोशिका में समान गुणसूत्र जाएंगे, समान गुणसूत्र जाएंगे। मातृ कोशिका में 46 तो पुत्री जो बनेगी वो में 46। ठीक, तो यही चीजें आपको यहाँ समझना है। ठीक है, एक बात जान जाइए कि जो हमारा युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु जो बनता है ना, ये सभी के सभी बाबू प्रोटीन का बना होता है। देखिए इधर यहाँ पे अर्धसूत्रीय जो विभाजन हो रहा है ना, अर्धसूत्रीय विभाजन आप वहाँ पे बैठ करके और ताश के पत्तों की भांति एक दूसरे को बैठा नहीं रहे हैं, समझे? ये अदृश्य क्रिया है। यहाँ हमारी कोशिका अंदर विभाजन की क्रिया कर रही है, अर्धसूत्रीय विभाजन। ठीक है, तब जाकर के यहाँ पे 23 आया है। यदि यहाँ पे समसूत्रीय विभाजन हो जाती, आपने तो बैठ करके इसको जबरदस्ती कराने लेने, तुमको अर्धसूत्रीय विभाजन करना है,
मान लीजिए यदि यहाँ पे समसूत्री विभाजन हो गया, ठीक है, तो इस शर्त के हिसाब से यहाँ पे कितना आ जाता है 46, यहाँ पे भी कितना आ जाता है 46, समझे। यही 46 शुक्राणु में 46 को है, अंडाणु में 46 को है, 46 से मिलकर कितना हो जाता है 92 को हो जाता है, समझे। अब 92 को हो जाता ना, तो देख लीजिए ये 92 को एक मनुष्य के द्वारा, आप बोलते हैं ना मनुष्य के द्वारा खाली मनुष्य की उत्पत्ति होगी, तो मनुष्य के द्वारा देख लीजिए यदि आपके थोड़ा सा माता पिता में गड़बड़ी हुआ तो राक्षस का भी जन्म हो सकता है, समझ गए ना, ठीक है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण में कौन सा विभाजन होता है, क्या बताइएगा अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री कभी भी विभाजन नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप अंतर याद करने जाते हैं तो बोलता है कि अर्धसूत्री विभाजन में लैंगिक जनन में अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों होता है। तब उस वक्त बच्चे के अंदर एक कंफ्यूजन चलता है कि मार्ट साहब गलती बता दिए हैं, मार्ट साहब गलती नहीं बताए हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे जब युग्मनज बनती है तो युग्मनज एक कोशिकीय रहती है, एक कोशिका से उसमें समसूत्री विभाजन होता है। अभी बताए कि जब किसी कोशिका में समसूत्री विभाजन होगी तो 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होगा। तो इस युग्मनज में एक कोशिका है, युग्मनज में जब समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 कोशिका का निर्माण हो गया। अब इसमें भी समसूत्री और इसमें भी समसूत्री, तो इस कोशिका से 2 और इस कोशिका से 2, कितना बन गए 4। अब इस चारों में फिर समसूत्री विभाजन होगा तो कितना हो जाएगा 8 है, 8 में समसूत्री विभाजन होगा तो कितना हो जाएगा 16, 16 में समसूत्री विभाजन हो जाएगा तो 32, अब 32 में समसूत्री विभाजन हो जाएगा तो 64, और 64 में समसूत्री विभाजन हो जाएगा तो 128, ठीक है। ये मनुष्य के बारे में बता रहे हैं बाबू। तो जब इतनी सारी कोशिका का जो विभाजन होता है ये सभी के सभी समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, ध्यान से देखिएगा, समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। और जब इतनी सारी कोशिका बनती है तो अब सबको पता है कि ये जो निषेचन की क्रिया होती है, युग्मनज जब बनता है तो मादा के फैलोपियन नलिका के एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पे होता है। एम्पुलरी स्थमस जंक्शन से इन सभी कोशिकाओं का विभाजन होते हुए मादा के गर्भाशय में पहुंचता है। और जब इतनी सारी कोशिका बन जाती है तो इतनी सारी कोशिका मादा के गर्भाशय में पहुंचकर 3 स्तरों का निर्माण करती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। उस तीनों स्तर में बन करके धीरे धीरे कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है और अंग से अंगतंत्र यानी पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे विभाजन हुआ और जब अंग का निर्माण हो जाता है तो वही मनुष्य के माँ के गर्भ में 9 माह पलने के बाद क्या हो जाता है, शिशु का निर्माण हो जाता है। ध्यान दीजिए, इस लैंगिक जनन का मुख्य उद्देश्य यही था, शिशु का निर्माण करना। लेकिन इस शिशु का निर्माण करने के लिए ध्यान से देख लीजिए बाबू, एक माँ को अपने बच्चे को जन्म देने के लिए कितने सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है। इस लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या है, शिशु। तो इस शिशु के जन्म लेने में देखिए यहाँ पे समसूत्री विभाजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए और लैंगिक जनन में अंतर बताया जाता है कि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों विभाजन होता है। एक बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये हम मनुष्य के बारे में बताया है, थोड़ा सा दैनिक जीवन के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एक बच्चों के द्वारा और बच्चियों के द्वारा कितनी भारी गलती की जाती है, ध्यान दीजिए बाबू। एक हमारे माता पिता के द्वारा जब एक शिशु को जन्म दिया जाता है, देख लीजिए कितनी मजबूती से यहाँ पे विभाजन हुई है। यदि यहाँ पे आपके माता और पिता में यदि इन विभाजन के दौरान थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई रहती ना, तो यहाँ पे 46 गुणसूत्र, अभी इसके पहले बताए थे
कि 96 भी हो सकता है, यानी राक्षस का जन्म हो जाएगा। ठीक है, उतना गुणसूत्र बढ़ गया है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है ना, एक यानी 47 जब हो जाता है तो किन्नर की उत्पत्ति हो जाती है। किन्नर जानते हैं ना, छक्का, समझे? तो किन्नर की उत्पत्ति होती है ना, तो आपके माता पिता भी आपको पहचानने से क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, समझे ना? तो चाहे पुत्री हो या पुत्र हो, इतनी आसानी लफ्ज में कह देते हैं अपने माता पिता को, तू हमारे लिए क्या किया है। तो देख ले बउआ, तू हमारे लिए क्या किया है ना, तुम्हारे माता पिता के द्वारा इतनी पीड़ा सह करके और तुमको जन्म दिया गया है। यदि इतनी अच्छी तरह से प्रोसेस नहीं हुआ रहता ना, तो तुम भी कहाँ होते, इस समाज में होते। ये समाज के लोग अपने समान समाज की उत्पत्ति नहीं करते हैं, हम ही और आपसे इनकी भी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो थोड़ी सी गलती की वजह से आप यहाँ चले जाइएगा, और यदि आप एक स्पष्ट शिशु के रूप में है तो कृपया करके इन लोगों की तनिसा आदर सत्कार करना न भूलें। ठीक है, और नहीं तो जिस भी बच्चा बच्ची को बहुत सारा अपनी शरीरों पे उपेक्षा है कि हमारे माता पिता के द्वारा जन्म दे दिया गया, अब हम फ्री हो गए, बउआ ये तुम्हारी सोच गलत है। और थोड़ा सा अपने तरफ झांक करके देख लेना कि हमारे पिताजी के द्वारा, माताजी के द्वारा कैसे समाज में रखने के लिए पीड़ा को सहना पड़ा है। ठीक, तो दैनिक जीवन की बात हुई। अब आगे आप देखिएगा, नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलने की क्रिया क्या है, निषेचन कहलाती है। निषेचन, निषेचन के किसे कहते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलने की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। यदि आप ये संपूर्ण प्रोसेस समझ गए हैं तो आप आसानी से इसमें अंतर लिख सकते हैं। लैंगिक जनन में पहला अंतर लिख सकते हैं, इसमें लिंग की आवश्यकता होती है, इसमें लिंग की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा अंतर आप लिख सकते हैं कि इसमें दो विपरीत लिंग वाले जनक की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है। तीसरा अंतर आप लिख सकते हैं, इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों विभाजन होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, एक ही जनक है। जैसे मान ली इसमें कोई एक जनक है जो कि स्वतः संतान की उत्पत्ति करेंगे, अब खुद से बता सकते हैं इसमें कौन सा विभाजन होगा, बाबू कौन विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। तब इनके संतान में कितना जाएगा, 20 गुणसूत्र जाएगा, तब कहें कि हाँ ये मेरा पुत्र है या पुत्री है। अतः इनमें कौन सा विभाजन होता है संतान की उत्पत्ति के लिए, समसूत्री विभाजन होता है। तो इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों होता है। ओके, अब अगला अंतर, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें निषेचन क्रिया होती है, इसमें निषेचन क्रिया नहीं होती है। इसमें युग्मनज का निर्माण होता है, इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। अगला एक और महत्वपूर्ण इसमें अंतर ध्यान दीजिएगा, कभी भी लैंगिक जनन के द्वारा संतान की जो उत्पत्ति होती है, कभी भी वो अपने माता पिता से बिल्कुल भिन्न रहते हैं, कभी हूबहू नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे माताजी का और पिताजी का दोनों आदमी का लक्षण आधे आधे मिल गया रहता है। इसलिए लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न सभी संतान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक के बिल्कुल क्या होते हैं, हूबहू होते हैं। तो अपना अगला अंतर लिख सकते हैं कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान अपने पिता और माता यानी अपने जनक के बिल्कुल भिन्न होते हैं। इसमें लिख सकते हैं अपने जनक के बिल्कुल क्या होते हैं, हूबहू होते हैं। बाकी ये रहा सभी जनन के दो भाग, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे इसके लैंगिक जनन के संपूर्ण प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और अलैंगिक जनन के संपूर्ण प्रोसेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे। जय हिंद दोस्तों।